गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड सेकेंड ईयर पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की यूनिट सेकेंड संप्रेषण के प्रकार के बारे में आज हम जानेंगे। संप्रेषण के दो प्रकार हैं। एक है फर्स्ट है शाब्दिक संप्रेषण यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड है अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब फर्स्ट है शाब्दिक संप्रेषण का फर्स्ट सब पॉइंट है मौखिक संप्रेषण। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। शाब्दिक संप्रेषण क्या होता है, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। शाब्दिक संप्रेषण शब्दों के माध्यम से दिया जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण के लिए लिखित या मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण के लिए संप्रेषक तथा संप्रेषी को उस भाषा का ज्ञान आवश्यक है जिस भाषा में संप्रेषण किया जा सकता है, तो अन्यथा संप्रेषण संभव नहीं होता है। तो शाब्दिक संप्रेषण के प्रकारों को भी दो रूप में बताया गया है, जिसका फर्स्ट सब पॉइंट है मौखिक संप्रेषण यानी कि ओरल कम्युनिकेशन, और सेकेंड है कि लिखित संप्रेषण यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। अब हम मौखिक संप्रेषण के बारे में जानेंगे। मौखिक संप्रेषण वह होता है जो संप्रेषण मुंह से बोलकर किया जाता है, वह मौखिक संप्रेषण कहलाता है। इस प्रकार के संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संप्रेषण तथा संप्रेषी आमने सामने हो या इतने निकट हो कि वे एक दूसरे को सुन या सुना सके। मौखिक संप्रेषण में हम बातचीत, वार्ता, विचार, प्रश्नोत्तर, कथन आदि के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करते हैं। मौखिक संप्रेषण के लिए सामान्यतया दो नीतियों का प्रयोग किया जाता है। सतत गत्यात्मक संप्रेषण यानी कि कंटिन्यूस डायनामिक कम्युनिकेशंस, और सेकेंड है ह्यूरिस्टिक संप्रेषण, ह्यूरिस्टिक कम्युनिकेशन। मौखिक संप्रेषण श्रव्यात्मक भाषागत पद्धति पर आधारित है, जिसमें प्रेषी श्रवण कर सूचना आदि प्राप्त करता है। संप्रेषण के लिए सर्वप्रथम विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण तथा संप्रेषी के लिए प्रथम प्रस्तुतिकरण तथा बाद में विषय वस्तु की आवश्यकता होती है। सरल, निम्न स्तरीय तथा ज्ञानात्मक स्तर की विषय वस्तु के लिए गत्यात्मक संप्रेषण नीति का उपयोग उपयुक्त रहता है, जबकि कठिन एवं जटिल विषय वस्तु के लिए ह्यूरिस्टिक संप्रेषण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस संप्रेषण में मौखिक रूप में वाणी तथा तथ्यों, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस विधि में संदेश देने वाला एवं संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही आमने सामने होते हैं। इसमें टेलीफोन, टीवी आदि के द्वारा पाठ्य साक्षात्कार, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, कहानी आदि के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। यह अनौपचारिक होता है और अधिक प्रभावशाली होता है। इसमें प्रेषक एवं ग्राहक के विचारों का आमने सामने एवं स्पष्ट आदान प्रदान होता है। फिर हमारा सेकेंड सब पॉइंट है लिखित संप्रेषण यानी कि रिटन कम्युनिकेशन। इस संप्रेषण में प्रेषक अपनी बात को लिखित रूप में संदेश प्राप्तकर्ता के पास भेजता है। इस प्रकार के संप्रेषण में प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता दोनों के पास लिखित में प्रमाण रहता है और खर्च भी कम होता है। इसमें एक दूसरे की आमने सामने उपस्थिति आवश्यक नहीं होती। लिखित संप्रेषण में पत्र व्यवहार, बुलेटिन, गृह पत्रिका, प्रतिवेदन, विभागीय पत्रिकाएं आदि आती है। इस प्रकार के संप्रेषण में संदेश संप्रेषक प्रक्रिया में उपस्थित नहीं रहता, परंतु संदेश इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि कूट अनुवादक लेखक की भावना को समझकर अर्थ लगाते हैं। इस प्रकार के संप्रेषण के लिए किसी भाषा कूट संकेत या सामान्य संकेतों का प्रयोग किया जाता है। कुछ लिखित संदेश इतने सामान्य परिचित हो जाते हैं कि उन्हें देखकर ही हम कोई सूचना आदि प्राप्त कर लेते हैं। पत्र, नोटिस बोर्ड, समाचार पत्र आदि लिखित संप्रेषण ही करते हैं। यदि संप्रेषण की विषय वस्तु ऐसी ही है जिसे खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए अल्गोरिथम्स नीति का प्रयोग ठीक रहता है। और यदि संप्रेषण की जाने वाली विषय वस्तु निदानात्मक या उपचारात्मक प्रवृत्ति की है, तो उसके लिए निर्णय तालिका नीति का प्रयोग करना उपयुक्त रहता है। इसमें संदेश देने वाले एवं संदेश पाने वाले व्यक्तियों का आमने सामने होना आवश्यक नहीं है।
इसमें संदेश देने वाला लिखित रूप में शब्दों या संकेतों के द्वारा इस प्रकार करने वाला व्यक्ति संदेश देने वाले व्यक्ति की भावना को समझकर अर्थ लगाते हैं। लिखित संदेशों को सुग्राह्यता के लिए आवश्यक है कि लिखित भाषा सरल, सुगम, स्पष्ट तथा बोधगम्य हो, ताकि संदेश बिना किसी भ्रम के सही रूप से ग्रहण कर सके। इसमें सूचना सही ढंग से, सही शब्दों के माध्यम से तथा छोटे छोटे पदों में प्रभावशाली विधि से प्रयुक्त की जाती है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है अशाब्दिक संप्रेषण, यानी कि इसके भी अशाब्दिक संप्रेषण के भी इसके 5 सब पॉइंट है। फर्स्ट है ध्वनि संकेत, सेकंड है स्पर्श संपर्क और थर्ड है स्वाद, फोर्थ है दृष्टि संकेत और फिफ्थ है गंध। अशाब्दिक संप्रेषण यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें वाणी, संकेत, चक्षु संपर्क यानी कि आँखों के इशारे तथा मुख मुद्राओं के प्रयोग एवं स्पर्श संपर्क आदि प्रमुख प्रकार के संप्रेषण होते हैं, जिनका हम अब विस्तार से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है सब पॉइंट हमारा ध्वनि संकेत यानी कि साउंड सिंबल। इस संप्रेषण में विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए वार्ता के बीच हाँ, हूँ या हे करते चले जाना, मुंह से सीटी बजाना, मुस्कुराना, जोर से बोलना, चिखना, गिगियाना, ठहाके लगाना आदि। वाणी या ध्वनि संकेतों द्वारा संप्रेषण कार्य में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। इस प्रकार के संकेतों के उदाहरण के रूप में हम स्वीकृति या सहमति सूचक हूँ की ध्वनि को ले सकते हैं। अपनी बात कहने या कहानी सुनाने वाले व्यक्ति को इस प्रकार की ध्वनि सुनने से यह आभास होता है कि सुनने वाला उसकी कही हुई बातों से रुचि ले रहा है तथा बातों से सहमति जता रहा है। इसके विपरीत हूँ की ध्वनि नकारात्मक रूप से सिर या गर्दन हिलाने के साथ जोड़कर प्रस्तुत की जाती है, तो यह अप्रसन्नता या असहमति की सूचक बन जाती है। इसी प्रकार कुछ विशेष ध्वनि संकेतों से विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार तथा भावात्मक अनुभूतियों को संप्रेषित करने का उचित प्रयत्न किया जाता है। अब हमारा सेकंड सब पॉइंट है आँखों की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ द आइज, स्पर्श दृष्टि संकेत। अशाब्दिक संप्रेषण का प्रमुख संप्रेषण है जो कि आँखों द्वारा दिया जाने वाला संप्रेषण है। आँख अपनी भाषा में बहुत कुछ कह जाते हैं। विविध विचार, भाव तथा व्यवहारगत बातें आँखों की विभिन्न प्रकार की गतियाँ तथा संचालन द्वारा आसानी से संप्रेषित होती रहती है। आँखों संबंधी विभिन्न मुहावरे हैं जिन्हें हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। आँखों की भाषा के संप्रेषण के महत्व स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे आँखें दिखाना, आँखें गीली, आँखें बिछाना, आँखों की पलकों को गिराना, आँखें नचाना, आँखें चुराना आदि। ये इस प्रकार के मुहावरे हैं जो आँखों की भाषा द्वारा किए जाने वाले संप्रेषण कार्यों की ओर संकेत करते हैं। आँखों की भाषा जहाँ प्यार जताती है, हर्ष एवं उल्लास प्रकट करती है, कृतज्ञता ज्ञापन करती है, वहीं दूसरी ओर से की गई आँखों की गतिविधियाँ क्रोध, घृणा, वैमनस्य, लालच, तृष्णा, कायरता, लंपटता, तिरस्कार, शत्रुता आदि भावों को संप्रेषित करने का भी कार्य करती है। आँखों के मौन निमंत्रण से दो व्यक्ति गहरी दोस्ती में बंध जाते हैं, तो दूसरी ओर एक दूसरे की विरोधी बनाने का कार्य भी आँखों की भाषा द्वारा संपन्न हो सकता है। व्यक्तिगत संप्रेषण में आँखों एवं मुंह के हाव भावों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कक्षा में अध्यापक छात्रों की मनोदशा और आँखों की भाषा को पढ़ लेता है। एक अध्यापक के लिए छात्र की मुख मुद्रा अहम भूमिका निभाती है। तो मुख मुद्रा के माध्यम से भय, क्रोध, प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरल हो जाता है। गूंगे बहरों के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी है। अब हमारा
सेकंड पॉइंट है कि स्पर्श संपर्क। अभी हमने दृष्टि संकेत के बारे में जाना था, अब हमारा स्पर्श संपर्क है कि स्पर्श संपर्क से किस स्पर्श को ही संप्रेषण का प्रमुख माध्यम माना गया है। स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी अपनी भावनाओं विचारों की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। हाथ मिलाते ही पता चल जाता है कि ये दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का, यह प्यार का हाथ है या दिखावे के लिए प्रदर्शन का। माँ के हाथ का स्पर्श मात्र उसके शिशु को बहुत कुछ कह जाता है। प्रशंसक की एक शाबाशी, प्यार का चुंबन अपने आप में बहुत सी भावनाओं, संवेदनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। दृष्टिहीन छात्रों के लिए तो स्पर्श एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होता है। फिर हमारा है गंध। गंध संप्रेषण का कार्य करती है, जैसे चक्कर या स्वाद के माध्यम से भी बहुत से साधनों पर संप्रेषण प्राप्त किया जाता है। चक्कर या स्वाद के माध्यम से वस्तु की स्थिति का पता चल जाता है, और स्वाद संप्रेषण से भी यही पता चलता है कि चखने से स्वाद के बारे में पता चल जाता है कि किसने किस तरीके का स्वाद आ रहा है, तो ये उसके प्यार का अनुभव कराता है। अगर अच्छा स्वाद है तो प्यार का, प्रेम, हर्ष, उल्लास का अनुभव कराता है। अगर स्वाद अच्छा नहीं है तो हमें ये लगता है कि ये सामने वाले ने खाने में घास काटी है, उसने सही नहीं बनाया, क्या पता उसके प्रति कुछ रोष, ईर्ष्या, जलन हो। तो इस तरीके से संप्रेषण से व्यक्तियों के भावों के बारे में, विचारों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए संप्रेषण अति आवश्यक है।